हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और आरडीबी क्लासेस की इन प्रैक्टिकल क्लासेस को एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हमारी जीएसटी की जो थर्ड क्लास है, इसमें मैं आपसे कुछ और नई चीज़ों पर बातें करूंगा। ऑलरेडी हम 2 क्लास कवर कर चुके हैं जिसमें मैंने आपको जीएसटी की कुछ बेसिक बातें बताई हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ जीएसटी कवर किया। और आज की इस क्लास में अगेन मैं आपसे थियोरिटिकल एस्पेक्ट्स पर बात करूंगा, बट आज की जो क्लास होगी वो थियोरिटिकली तो है बट कंसेप्चुअल होगी। इसका मतलब आज की क्लास के आपको ना तो कोई नोट्स शेयर किए जाएंगे, ना ही इसका कोई पीडीएफ है, ना ही इसके लिए कोई पीपीटी है। रादर जो मैं आज चीज़ें आपको समझाऊंगा वो कंसेप्चुअल बेस्ड चीज़ें होंगी। और आपको आज की क्लास को अटेंड करने के बाद ये पता चलेगा कि जो जीएसटी हमारे देश में लाया गया उसकी बेसिक ज़रूरत क्या थी। इसका मतलब जब जीएसटी आया तो ऐसी क्या प्रॉब्लम आ रही थी जिसकी वजह से जीएसटी को लाना पड़ा, क्या चैलेंजेस आ रहे थे जिसकी वजह से जीएसटी इंट्रोड्यूस हुआ। तो आइए दोस्तों, आज की इस क्लास को करते हैं स्टार्ट। मैं पहले आपको एजेंडा बता देता हूं आज की क्लास का कि हम क्या क्या चीजें करेंगे, और फिर वन बाय वन उन्हीं चीजों को डिस्कस करते हुए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज की जो क्लास है हमारी, दैट इज द क्लास नंबर 3। इसमें सबसे पहले मैं आपको एक सिस्टम ऑफ टैक्सेशन समझाऊंगा। सिस्टम ऑफ टैक्सेशन, वैट। आप सभी ने सुना होगा वीएटी, जिसको हम कहते हैं वैल्यू एडिशन टैक्स। तो मैं आपको यहां पर वैल्यू एडिड टैक्स के बारे में कुछ चीजें समझाऊंगा। कई लोगों को ऐसा लगता है कि जो वैट है, इट वॉज अ टैक्स, ये एक टैक्स हुआ करता था, जबकि ऐसा नहीं है दोस्तों। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि वैट एक टैक्स था तो ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। वैट कोई टैक्स नहीं था, बल्कि ये एक सिस्टम था टैक्स लगाने का या टैक्स लेने का। आज की इस क्लास को पूरा अटेंड करने के बाद आपको ये बात रियलाइज हो जाएगी कि यस, वैट इज नॉट अ टैक्स, रादर वैट इज अ सिस्टम ऑफ टैक्स। जो दूसरा हमें टॉपिक आज कवर करना है, दैट इज बिफोर जीएसटी हमारे देश में क्या होता था। मतलब जीएसटी आने से पहले हमारे देश में क्या क्या चीजें होती थी, कौन कौन से कानून थे, कौन कौन से टैक्स हमारे देश में काम कर रहे थे। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बोलूं, सर्विस टैक्स था उस समय पर, सीएसटी था, लोकल सेल्स टैक्स था जिसको हम एलएसटी या वैट के नाम से जानते थे। अब आपको ऐसा लगता है कि सर ये वही वाला तो वैट है जिसकी हम बात कर रहे हैं कि पहले वैट था। तो देखो, कहा उसे वैट जाता था, लेकिन एक्चुअली में वो वैट नहीं था, एक्चुअली में वो लोकल सेल्स टैक्स था। इसके अलावा एक्साइज काम करती थी हमारे देश में, तो एक्साइज ड्यूटी वाला लॉ था। लेकिन जब जीएसटी आया तो इन सभी कानूनों को, इन सभी टैक्सेस को बंद कर दिया गया। और जीएसटी आने के बाद क्या हुआ, वो यहां पर आपको देखने को मिलेगा। फिर जब जीएसटी नहीं था हमारे देश में तो ऑब्वियसली कुछ समस्याएं हमने फेस करी होंगी, कोई चैलेंजेस हमारे सामने आए होंगे, जिन चैलेंजेस को खत्म करने के लिए वी हैव इंट्रोड्यूस्ड जीएसटी। तो आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे क्या चैलेंजेस आते थे बिफोर जीएसटी। मतलब जब हमारे देश में जीएसटी नहीं था तो व्हाट चैलेंजेस दैट वी वर फेसिंग। इसके अलावा जो मेरी आज की क्लास में डिस्कशन रहेगा, आफ्टर जीएसटी क्या हो गया। इसका मतलब जो हमने चैलेंजेस फेस करे, ठीक है, समस्याएं हैं, अब समस्याओं को हमने जीएसटी में ठीक कैसे किया, तो वो मैं आपको समझाऊंगा। एंड इसके बाद मैं आपसे बातें करूंगा, जीएसटी किस तरह का टैक्स है। इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, या फिर ये ओरिजिन बेस्ड टैक्स है। ये मैं आपको पहले समझाऊंगा कि ओरिजिन और डेस्टिनेशन क्या चीजें होती थी, क्या होता है, तब मैं आपको ये बताऊंगा कि जीएसटी किस तरह का टैक्स है। क्या जीएसटी ओरिजिन बेस्ड है या डेस्टिनेशन बेस्ड है, मतलब ये डीबी है या ओबी है। जब मैं आपको ये बता दूंगा कि ये डेस्टिनेशन है या ओरिजिन बेस्ड है, तो ये समझाने के लिए या ये समझाने के बाद कहिए, मुझे आपको एक और बात बतानी पड़ेगी जो कि कहलाती है पीओएस, व्हाट इज अ प्लेस ऑफ सप्लाई। कि प्लेस ऑफ सप्लाई का क्या मतलब होगा।
और देखिए प्लेस ऑफ सप्लाई क्यों जरूरी है जानना, इस बात का निर्धारण आज की ये क्लास आपको बता देगी बिल्कुल आखिरी फेज में कि आपके लिए प्लेस ऑफ सप्लाई क्यों पढ़ना जरूरी है। अगर आप प्लेस ऑफ सप्लाई नहीं पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये बात आपको आखिरी में जाके समझ आएगी। फिलहाल मैं आपको बताऊं आज की जो मेरी क्लास है वो यहां तक लिमिटेड रहेगी, कंसेप्चुअली यहां तक लिमिटेड रहेगी। इसके बारे में मैं आपको कुछ हिंट दे दूंगा, लेकिन इसको हम ऑफिशियली अपनी अगली क्लास में करेंगे, जिसको हम करेंगे नोट्स के थ्रू। तो आज की क्लास केवल और केवल सुनने वाली, देखने वाली और समझने वाली है। आज की क्लास कोई नोट्स बेस्ड नहीं होगी, लेकिन आज की इस क्लास में मैं पीओएस का थोड़ा सा आपके साथ जिक्र करूंगा और उस जिक्र को हम फॉर्मलाइज करेंगे अपनी अगली क्लास में, जहां पर हम नोट्स के थ्रू बातें करेंगे। और प्लेस ऑफ सप्लाई को समझाने से पहले मेरे लिए जरूरी हो जाएगा आपको सप्लाई का मीनिंग समझाना, क्योंकि अगर मैं प्लेस ऑफ सप्लाई पढ़ रहा हूं तो पहले मुझे यह भी तो जानना पड़ेगा ना कि सप्लाई क्या चीज है। तो हम अगली क्लास में डिस्कशन इस बात पर भी करेंगे कि सप्लाई का मीनिंग क्या होता है एज पर जीएसटी लॉ, मतलब जीएसटी क्या किस चीज को कहती है कि हाँ ये सप्लाई माना जाएगा। तो ये हमारा डिस्कशन चलेगा आज की और अगली क्लास में। जब हम इतना कर लेंगे तो फिर हम डिसाइड करेंगे कि उसके बाद हमें क्या चीजें करनी है। तो आइए दोस्तों, मैं आपके साथ जो डिस्कशन स्टार्ट कर रहा हूं आज, दैट इज द वैट सिस्टम। मैं आपसे बातें कर रहा हूं कि ये जो वैट है ये क्या होता है। तो वैट का नाम जैसा कि मैंने आपको बताया, इट इज अ वैल्यू एडेड टैक्स। यहां पर फिर से लिख देता हूं, वैट इज नथिंग, वैट इज अ वैल्यू एडेड टैक्स। सरकार कहती है देखो जी, जैसे जैसे आप चीजों के अंदर, जैसे जैसे आप अपनी चीजों के अंदर वैल्यू का एडिशन करते रहेंगे, वैसे वैसे आप हमें इसका टैक्स पे करते रहिएगा। जैसे जैसे आप चीजों में एडिशन करते रहेंगे, वैल्यू में एडिशन करते रहेंगे, वैसे वैसे आप हमें इसका टैक्स पे कर दीजिएगा। और यही हमारा टैक्स है, यही हमारा वैट है। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इस बात को। मान के चलते हैं एक पर्सन है, यहां पर मैं पर्सन ले लेता हूं राम। राम क्या करता है, राम शर्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग करता है, राम का काम है शर्ट्स बनाने का। अब ऑब्वियसली राम अगर शर्ट्स मैन्युफैक्चर करेगा तो शर्ट्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए उसको बहुत सारी चीजों की जरूरत होगी। यहां पर मैं लिख देता हूं राम मैन्युफैक्चरिंग शर्ट्स। राम क्या करता है, शर्ट्स बनाता है। तो सर क्या क्या चीजों की जरूरत होगी शर्ट्स को बनाने के लिए, राम को किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी शर्ट्स को बनाने के लिए। राम को जरूरत पड़ेगी सर इनपुट मटेरियल की, इनपुट मटेरियल की। राम को जरूरत पड़ेगी इनपुट गुड्स की, या इनपुट कैपिटल गुड्स की मैं कह सकता हूं। कहने का मतलब जब राम शर्ट्स बनाएगा तो ऑब्वियसली वो शर्ट्स मशीन से मैन्युफैक्चर की जाएगी, तो राम को मटेरियल की जरूरत है। मटेरियल में क्या क्या आ गया, आपका कपड़ा आ गया, फैब्रिक आ गया, बटन्स आ गए, इसके अलावा धागा आ गया, और बहुत सारी वो चीजें जो आपको शर्ट्स बनाने में लगती हैं या उसकी आपको जरूरत पड़ती है, वो सारी चीजें यहां पर आ जाएंगी। इसके अलावा और भी कुछ जरूरत पड़ेगी क्या शर्ट्स को बनाने में? नहीं सर, शर्ट्स को बनाने में इसके अलावा और चीजों की जरूरत नहीं है, लेकिन देयर आर सम सर्विसेज जिसको राम टेक करेगा या राम इनटेक करेगा, मतलब अपनी फैक्ट्रीज में लेकर आएगा, एज ए इनपुट इंट्रोड्यूस करेगा, लेकिन वो डायरेक्टली उसकी शर्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग में काम ना करते हुए ओवरऑल काम करेंगी। तो यहां पर मैं कह सकता हूं देयर आर सम इनपुट सर्विसेज जिसको कि राम अपनी फैक्ट्री में लेकर तो आएगा, अपने ऑफिस में लेकर तो आएगा, लेकिन उन सर्विसेज को जरूरी नहीं है कि वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ शर्ट्स में यूज करे। अब जब एक शर्ट बनती है तो शर्ट में क्या लगता है, कपड़ा लगता है, धागा लगता है, बटन लगता है और लेबर लगती है। लेकिन देयर आर सम सर्विसेज लाइक टेलीफोन की सर्विस होती है, इंटरनेट की सर्विस होती है, ऑडिट फीस की सर्विस होती है, कंसल्टेंसी की सर्विस होती है, रेंट की सर्विस होती है। सो देयर आर सो मेनी सर्विसेज
जो यूज तो होती हैं लेकिन ये शर्ट को बनाने में यूज नहीं होती हैं डायरेक्टली, ये इनडायरेक्टली कंट्रीब्यूट करती हैं इन द मैन्युफैक्चरिंग। तो जीएसटी या कोई भी लॉ ये कहता है कि अगर आपने इनपुट मटेरियल का यूज किया है, अगर आपने कैपिटल गुड्स परचेज करी हैं, अगर आपने सर्विसेज ली हैं, तो ये सब आपके कहलाएंगे इनपुट्स, ये सब आपके कहलाएंगे इनपुट्स। इनपुट्स का मतलब है कि आपने चीजों को लिया है और अब इन चीजों को यूज करते हुए या इन चीजों को अप्लाई करते हुए आप मैन्युफैक्चर करेंगे या आप कोई ट्रेडिंग करेंगे या आप कोई बिजनेस करेंगे या आप कोई सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। तो शर्ट्स बनाने में राम ने इन सब चीजों को लिया है, ठीक है, कोई इशू नहीं है। अब जब सारी चीजें इसने ली होंगी तो ऑब्वियसली ये इसने जब परचेज करी होगी तो उस समय पर जो टैक्सेस रहे होंगे वो पे करके आया होगा। मान के चलते हैं मटेरियल परचेज किया है राम ने, मैं यहां पर लिख देता हूं, जो इसने मटेरियल परचेज किया है वो 1 लाख रुपए का मटेरियल परचेज किया है और 1 लाख रुपए के ऊपर ये जीएसटी या कोई भी टैक्स, मैं जीएसटी नहीं कहूंगा, कोई भी टैक्स पे करके आया है, फॉर एग्जाम्पल 10,000 रुपए का। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं बेसिक वैल्यू और यहां पर मैं लिख रहा हूं टैक्स पेड, जो ये परचेज के समय पे करके आ गया है। इसी तरह से यहां पर इसने कैपिटल गुड्स खरीदी हैं, मशीन्स खरीदी हैं, मशीन है 10 लाख रुपए की और इस मशीन के ऊपर ये ऑलरेडी उस समय पर टैक्स पे करके आ गया है 2 लाख रुपए का। क्लियर है? एंड सिमिलरली इसने कुछ सर्विसेज भी ली होंगी और सर्विसेज पर इसने 1 लाख रुपए की सर्विस ली है मान के चलते हैं और इन सर्विसेज पर इसने टैक्स पे कर दिया है सरकार को 20,000 रुपए का। तो इस तरह से ये जो टोटल टैक्स दे चुका है सरकार को, ये है 2 लाख प्लस 20,000 प्लस 10,000, 2,30,000 रुपए। तो अब ये क्या कह रहा है सरकार को? सरकार को कह रहा है राम, सरकार मैं आपको ऑलरेडी 2,30,000 रुपए का टैक्स दे चुका हूं जब मैंने इन चीजों को परचेज किया था और इन चीजों को मैंने परचेज किया था बिजनेस के लिए, बिजनेस में यूज के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के यूज के लिए। तो ये मेरा 2,30 का जो मुझे टैक्स मैं देकर आया हूं इसका मुझे बेनिफिट दिया जाए। सरकार कह रही है होल्ड करो, थोड़ी देर के लिए इसको होल्ड करो, हम इस पॉइंट पर वापस आएंगे और फिर आपको बताएंगे कि इसका क्या बेनिफिट आपको दिया जाए। सरकार ऐसा कह रही है। चलो राम ने होल्ड कर लिया। अब क्या किया राम ने, जब ये शर्ट्स बनाई तो क्या करेगा इन शर्ट्स को बना के? ऑब्वियसली बेचेगा, अपने पास तो रखेगा नहीं। तो राम ने यहां पर 10,000 शर्ट्स मैन्युफैक्चर कर ली। इन सब चीजों को यूज करते हुए, मटेरियल को यूज करते हुए, गुड्स को यूज करते हुए, लेबर को यूज करते हुए, सर्विसेज को यूज करते हुए उसने 10,000 शर्ट्स मैन्युफैक्चर करी और फाइनली इन शर्ट्स को उसने बेच दिया एट द रेट ऑफ 100 ईच। एक 100 रुपए की, उसने 100 रुपए की एक शर्ट यहां पर बेच दी। चलिए मैं इसको कर देता हूं 1,000 रुपीज ईच, या थोड़ा सा कम कर देते हैं, इसको कर देते हैं फॉर एग्जाम्पल 500 रुपए की उसने एक शर्ट बेच दी। अब देखो सरकार क्या कह रही है। सरकार कह रही है राम तुमने ये शर्ट्स बेच दी? राम कह रहे हैं हाँ सर मैंने ये शर्ट्स बेच दी। कितने की बेची हैं राम? तो राम कह रहे हैं सर 10,000 शर्ट्स मैंने बेची हैं, 500 रुपए की एक शर्ट बेची है, तो मैंने टोटल ये शर्ट्स कितने की बेची? राम कह रहा है 10,000 इंटू 500, ये शर्ट्स मैंने 50 लाख रुपए की बेच दी। अब सरकार कह रही है राम देखो हमारे देश में एक कानून है जो ये कहता है कि जब भी आप कुछ बेचेंगे तो उस बेचने पर आपको एक टैक्स पे करना पड़ेगा। हालांकि ये टैक्स आप अपनी पॉकेट से नहीं पे करेंगे, ये टैक्स आप कस्टमर से लेंगे और आप हमें पे करेंगे। तो राम पूछ रहा है कितना % है ये टैक्स? मान के चलते हैं, एग्जाम्पल के लिए समझते हैं, सरकार ने बोला जी 20% का ये टैक्स आपको देना पड़ेगा, 20% का टैक्स है इस सेल पर फॉर एग्जाम्पल। तो यहां पर राम कह रहा है अच्छा जब मैं 10 लाख रुपए की शर्ट बेचूंगा, 50 लाख रुपए की शर्ट बेचूंगा, तो क्या मुझे 10 लाख रुपए का टैक्स पे करना पड़ेगा? सरकार कह रही है हाँ जी आपको ये टैक्स पे करना पड़ेगा,
लेकिन बिल्कुल चिंता नहीं करना, ये टैक्स तुम कस्टमर से ले आना, तुम्हें नहीं देना ये टैक्स। तो राम कह रहा है अच्छा, जब मैं किसी कस्टमर को दूंगा तो मैं उसे बिल कितने का बनाऊंगा, 60 लाख रुपए का, जिसमें 50 लाख है शर्ट के और 10 लाख रुपए है टैक्स का। अब राम ने कहा चलो ठीक है सरकार, आपकी बात मान ली, मेरे पास 10 लाख रुपए आ चुके हैं, ये मेरे पास 10 लाख रुपए आ चुके हैं, अब बताओ क्या करना है। सरकार कह रही है करना क्या है, ये 10 लाख रुपए आप हमें जमा कराने आ जाओ, हमारे पास ले आना ये 10 लाख रुपए। जैसे ही तुम हमारे पास ये 10 लाख रुपए लेके आओगे तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा। तो अब राम ये 10 लाख रुपए उठाकर लेके जा रहा है सरकार को देने के लिए। लेकिन यहां पर राम के मन में एक तुरंत विचार आया। राम कह रहा है मैं 10 लाख रुपए क्यों दूं सरकार को, मैं ऑलरेडी कुछ अमाउंट सरकार को दे चुका हूं। कब, जब मैंने परचेजेस करी थी, जब मैं कपड़ा खरीद के लाया था तो मैंने 10,000 रुपए का टैक्स दिया था सरकार को, जब मैं मशीन खरीद के लाया था मैंने 2 लाख रुपए का टैक्स दिया था सरकार को, जब मैं सर्विसेज लेके आया था तो मैंने 20,000 का टैक्स दिया था सरकार को। इसका मतलब मैंने सरकार को 2,30,000 तो ऑलरेडी दे दिया है जब मैंने ये चीजें खरीदी थी, तो मैं आज और क्यों 10 लाख रुपए पे करूं। अगर कायदे से देखा जाए तो मुझे यहां पर 10 लाख में से जो पे करना है, ये राम कह रहा है, राम कह रहा है सर कायदे से अगर देखा जाए तो मुझे 10 लाख रुपए में से वो अमाउंट अब पे नहीं करना है जो ऑलरेडी परचेजेस के समय पर मैं सरकार को देकर आ गया हूं। तो देखिए यहां पर राम कितने पैसे देगा, राम बोलेगा जी 10 लाख रुपए तो मेरे से ये ले लो, माइनस 230 जो मैं ऑलरेडी देके आया हूं वो माइनस कर लो, तो मेरे से आप ले लो 7,70,000 रुपए और ये मैं आपको और दूंगा। सरकार ने कहा जरा रुको हमें चेक करने दो क्या आपकी बात सही है नहीं। सरकार ने कहा देखो जी एक काम करते हैं, हम कैलकुलेशन बनाते हैं कि हमें क्या मिला। तो सरकार कह रही है हमें क्या मिला, ये जो 230 आप दे के आए थे ये हमें मिल गया। सरकार कह रही है क्या ये हमें मिल गया, सरकार का आंसर आया हाँ जी, गवर्नमेंट को ये 230 मिल गए। फिर गवर्नमेंट कह रही है राम तुम हमें क्या दे रहे हो, राम कह रहा है जी मैं तो आपको 7,70,000 रुपए और दे दूंगा। तो गवर्नमेंट कह रही है अच्छा 7,70 तुमने दे दिए, 2,30,000 वहां से आ गए थे, तो हमारे पास 10 लाख रुपए आ गए, और आने कितने चाहिए थे हमारे पास, 10 लाख ही आने चाहिए थे, क्योंकि आपने कितना वैल्यू एडिशन किया है, आपने जो वैल्यू एडिशन किया है वो तो 50 लाख का किया है, और 50 के ऊपर आपका 20% का टैक्स बनता है जो कि 10 लाख है। तो सरकार कह रही है जितना आपने वैल्यू एडिशन किया है उतने अमाउंट पर हमें टैक्स दे देना, जितना आपने वैल्यू एडिशन किया है आप उतने का टैक्स हमें दे देना। हमें इस बात से मतलब नहीं है सामने वाला क्या कर रहा है, पीछे वाला क्या कर रहा है, हमें मतलब है कि हमने कितनी वैल्यू एडिशन करी। अब बताओ मैंने कितनी वैल्यू एडिशन करी। ओब्वियसली ये शर्ट्स पहले एग्जिस्ट नहीं करती थी, मैंने शर्ट्स को बनाया, तो शर्ट तो पहली बार बनी, और जब ये शर्ट पहली बार बनी तो मैंने उसमें कितना वैल्यू ऐड किया, जितने की वो शर्ट मैंने बेची वो मेरा ही तो वैल्यू एडिशन हुआ। कोई चीज जो मौजूद नहीं थी मैंने उसको पहले क्रिएट किया, क्रिएट करके मैंने उसको बेच दिया, तो मैंने कितना वैल्यू ऐड किया, मैंने जितना वैल्यू ऐड किया वो है वैल्यू एडिशन। और सरकार कह रही है हमें आपके टोटल पैसे पर टैक्स नहीं चाहिए, हमें तो चाहिए जितना आपने वैल्यू ऐड किया। आइए इसी कहानी को थोड़ा सा और आगे चल के समझते हैं, आपको ये बात और जल्दी समझ आएगी। अब क्या किया, जब राम ने ये शर्ट्स बना दी तो राम क्या करेगा, इन शर्ट्स का अपने पास रखेगा नहीं सर, बेच देगा। देखो बेच दी उसने, 50 लाख रुपए की शर्ट्स बेच दी। किसको बेची हैं, ये शर्ट्स इसने बेची हैं श्याम को। अच्छा श्याम क्या करता है, श्याम ना एक होलसेलर है, श्याम का काम है मैन्युफैक्चरर से शर्ट खरीदना, उसके अंदर अपना मार्जिन जोड़ना, और मार्जिन जोड़ने के बाद कस्टमर को बेच देना। तो आइए अब जरा श्याम की कहानी सुनते हैं। श्याम ने परचेज करी शर्ट्स 50 लाख रुपए की, और श्याम ने उसके ऊपर टैक्स पे कर दिया 10 लाख रुपए का। तो श्याम ने टोटल पेमेंट कितनी करी होगी, 60 लाख रुपए की। अब क्या हुआ, श्याम ने इन शर्ट्स में अपना मार्जिन ऐड किया।
अच्छा, अगर मैं आपको अकाउंटिंग एंट्री और साथ के साथ बताऊं इसकी, तो क्या एंट्री पास करेंगे आप बोलेंगे परचेज अकाउंट डेबिट 50 लाख टू बैंक। आपने बैंक से पैसे दे दिए 60 लाख, बाकी 10 लाख रुपए कहां चले जाएंगे? आप ये बोलेंगे कि ये मेरा टैक्स है जो मैं पे करके आया हूं। मैं आपको अभी ये नहीं बता रहा हूं कि ये जो टैक्स है वो क्या कहलाएगा, इसको हम नाम क्या देंगे, बट अभी ये जो टैक्स है वो डिफरेंस मैंने यहां पर डेबिट साइड में डाल दिया। अब राम क्या करेगा, सॉरी श्याम क्या करेगा? श्याम इसके अंदर मार्जिन ऐड करेगा, क्योंकि श्याम का तो काम ही मार्जिन ऐड करना है। श्याम तो यही कहता है ना कि मैं मैन्युफैक्चरर से शर्ट लाऊंगा और उसके अंदर अपना प्रॉफिट जोड़ूंगा, प्रॉफिट जोड़ के मैं किसी कस्टमर को बेच दूंगा। तो श्याम ने शर्ट्स खरीदी हैं 10,000 और 500 रुपए की एक शर्ट है। अब श्याम ने फैसला किया कि ये शर्ट्स मैं किसी और व्यक्ति को 600 रुपए की बेचूंगा। आइए, श्याम ने इन शर्ट्स को बेच दिया, 10,000 शर्ट्स को बेच दिया एट 600 ईच। तो बताइए श्याम की सेल कितनी हो गई? श्याम की सेल हो गई सर 60 लाख रुपए। अब सरकार फिर आ गई श्याम के पास, श्याम 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 तुमने ये शर्ट्स बेची हैं तो तुम्हें इसका टैक्स पे करना पड़ेगा। श्याम पूछ रहा है सर कितना टैक्स देना है? सरकार कह रही है 20% का मान के चलते हैं टैक्स है। तो यहां पर वो टैक्स लगाएगा जो कि आ जाएगा 60 लाख रुपए का 20% 12 लाख रुपए, और कस्टमर से ले लेगा 72 लाख रुपए। अब श्याम कह रहा है कि सर ये 12 लाख रुपए क्या मुझे आपको देने हैं? तो सरकार कह रही है नहीं, 12 मत देना, 12 में से तुम ऑलरेडी हमें कितना दे चुके हो? तुम हमें ऑलरेडी 10 लाख दे चुके हो। श्याम, तुम्हें ये 12 लाख हमें नहीं पहुंचाने हैं, ये बनते तो हैं हमारे, लेकिन तुम्हें ये देने आना नहीं है। तुम्हें देने आना है कितना? 10 लाख तो तुम ऑलरेडी दे चुके हो, तो वो माइनस कर लेना। तुम हमें बोलना कि मेरा बनता था 12 लाख रुपए का टैक्स, लेकिन क्योंकि मैं ऑलरेडी 10 लाख रुपए दे चुका हूं, तो अब जो मैं आपको देने आऊंगा वो 2 लाख रुपए देने आऊंगा। तो यहां पर श्याम फाइनली जो पे करेगा, श्याम पे करेगा ₹2 लाख। और ये 2 लाख कैसे निकाला है मैंने? 12 लाख रुपए में से माइनस कर देगा वो 10 लाख रुपए जो कि वो ऑलरेडी परचेजेस के समय पर दे चुका है, तो वो अमाउंट यहां से माइनस हो जाएगा। अब आप यहां पर भी समझिए एक बार, श्याम ने वैल्यू एडिशन कितना किया था? श्याम ने वैल्यू एडिशन कितना किया था? तो सर श्याम ने जो वैल्यू एडिशन किया था वो 50 लाख की शर्ट्स खरीदने के बाद 50 लाख की शर्ट्स खरीदने के बाद 60 लाख में बेची थी। तो इसका मतलब श्याम ने जो वैल्यू एडिशन किया था वो 10 लाख रुपए का किया था। अब 10 लाख रुपए के ऊपर अगर 20% का टैक्स में श्याम के हिसाब से पकड़ूं तो कितने का आता है? 2 लाख रुपए का आता है। तो ये है वो वैल्यू एडिशन जो श्याम ने एक्चुअली में की है 10 लाख रुपए की। तो सरकार कह रही है हमें आपके टोटल सेल पर टैक्स नहीं चाहिए, हम नहीं चाहते आपके टोटल सेल का टैक्स लगाना, हम तो चाहते हैं जितना आपने वैल्यू ऐड किया है उतने का टैक्स आप हमें पे कर दो। तो क्योंकि आपने 10 लाख का वैल्यू ऐड किया, उस पर 2 लाख का आपका टैक्स बनता है, ये आप हमें पे करो। और देखो सरकार आपसे एंश्योर कर रही है कि आप 2 लाख का ही सरकार को टैक्स पे करेंगे। आइए थोड़ा सा एग्जाम्पल को और आगे ले चलते हैं। अब श्याम ने ये शर्ट्स जो बेची हैं 10,000 शर्ट्स 600 रुपए की, वो बेची हैं एक रिटेलर को। रिटेलर क्या करेगा? रिटेलर उसके अंदर अपना फिर से मार्जिन ऐड करेगा और एक कस्टमर को बेच देगा। तो आइए यहां पर मोहन हो गया है रिटेलर, राम ने माल बेचा श्याम को, श्याम ने माल बेचा मोहन को। अब मोहन माल बेचेगा कस्टमर को। अब मोहन ने फैसला किया कि ये जो 10,000 शर्ट्स हैं मैं इसको बेच दूंगा 700 रुपए के हिसाब से या 750 रुपए के हिसाब से कस्टमर को। अच्छा जरा मोहन की बुक्स में अकाउंटिंग एंट्री समझते हैं। मोहन क्या एंट्री डालेगा? परचेज अकाउंट डेबिट। तो मोहन ने कितने में बेची है? ये 650 रुपए में खरीदी थी और 750 में बेची है। तो परचेज अकाउंट डेबिट 60 लाख रुपए। ये कहेगा जी मैंने जो परचेज करी है वो 60 लाख रुपए की करी है।
लेकिन मैंने जो बैंक में पैसे दिए हैं या बैंक से पैसे दिए हैं वो 72 लाख रुपए दिए हैं, और जो बाकी का डिफरेंस है इस अकाउंटिंग एंट्री में 12 लाख रुपए का, उसे हम नाम दे देंगे टैक्स का। मैं अभी फिर बोल रहा हूं, मैं इसका नाम नहीं बता रहा हूं कि ये जो टैक्स है वो क्या कहलाएगा। वैसे आप जीएसटी में अगर ऑलरेडी अभी तक काम कर रहे हैं या थोड़ा बहुत भी जानते हैं तो आप इसका नाम समझ चुके होंगे कि ये एग्जैक्टली क्या कहलाता है। तो 12 लाख रुपए से आप यहां पर एंट्री कर देंगे। अब राम ने इन शर्ट्स को 750 में, सॉरी मोहन ने इन शर्ट्स को फाइनली 750 रुपए में बेचने का फैसला किया। तो सोहन की सेल्स वैल्यू निकल कर आएगी 10,000। मोहन की सेल्स वैल्यू निकल कर आएगी 10,000 इंटू 750, 10,000 इंटू 750 जो कि आ जाएगी 75 लाख रुपए। और यहां पर सरकार फिर इसके पीछे आएगी, कहेगी मोहन तुमने शर्ट्स बेची हैं, तुमने शर्ट्स बेची हैं तो इसका हमें 20% टैक्स दो। तो इसका 20% जब टैक्स निकाला जाएगा तो वो कितना आएगा, 75 लाख का 20% वो आएगा 15 लाख रुपए। अब मोहन पूछेगा सरकार क्या 15 लाख तुम्हें देने आना पड़ेगा मुझे? सरकार कह रही है नहीं, ऐसे मत आना, तुम इस 15 लाख रुपए को अपने पास रखो पहले, ये टैक्स है तुम्हारा 15 लाख, लेकिन तुम जरा बताओ ऑलरेडी तुम पीछे कितना दे चुके हो, ऑलरेडी परचेजेस के समय पर तुम कितना टैक्स ऑलरेडी पे करके आ चुके हो। तो मोहन कह रहा है कि सर जब मैं परचेज करके लाया था मैं 12 लाख रुपए का टैक्स पे करके आया था, तो माइनस कर दो ऑलरेडी पेड जो कि है 12 लाख रुपए। तो सरकार कह रही है हम तुमसे 15 लाख नहीं मांग रहे, 15 लाख का तो आपका टोटल टैक्स है, लेकिन 12 तो आप ऑलरेडी हमें पहुंचा चुके हो ना पहले ही। तो एक काम करना, तुम हमें देने आना कितने, 3 लाख रुपए। तो यहां पर सरकार को कितने पैसे मिल जाएंगे, यहां पर सरकार को मिल जाएंगे 3 लाख रुपए। बताइए कस्टमर के पास जब ये शर्ट्स जाएंगी तो कस्टमर अपनी बुक्स में एंट्री डालेगा, तो वहां पर वो क्या इस तरह की एंट्री डालेगा या वहां पर वो सीधा इसे पूरा का पूरा एक्सपेंस में डाल देगा? सर वो पूरा का पूरा उसे एक्सपेंस में डाल देगा। वो यहां पर बोलेगा एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक, और यहां पर कोई बाइफर्केशन नहीं होगा, यहां तो टोटल वो कितने रुपए का एक्सपेंस डाल देगा, 90 लाख रुपए का। वो यहां बोलेगा जी 90 लाख का मेरा खर्चा है, 90 लाख मेरे बैंक से चले गए। सर यहां पर ये जीएसटी या यहां पर ये टैक्स का ब्रेकअप क्यों नहीं रखेगा? नहीं रखेगा, इसका कारण आपको समझ आएगा जब मैं आपको आईटीसी का चैप्टर समझाऊंगा, मैं आईटीसी के लीगल प्रोविजन आपको समझाऊंगा, तब मैं आपको बताऊंगा कि इसने अपनी अकाउंटिंग एंट्री में यहां पर टैक्स के नाम का कोई कंपोनेंट क्यों नहीं डाला है। तो अब बताइए फाइनली अगर मैं आपसे पूछूं सरकार को कितना टैक्स मिल गया, तो यहां पर आइए टोटल करते हैं। सरकार को मोहन से मिला 3 लाख रुपए, मैं लिख देता हूं यहां पर, मोहन ने सरकार को पहुंचाए हैं 3 लाख रुपए, मोहन ने पहुंचाए हैं 3 लाख रुपए। इसके पीछे चलते हैं, श्याम ने पहुंचाए थे 2 लाख रुपए, तो श्याम का भी लिख लेते हैं, श्याम ने पहुंचाए थे 2 लाख रुपए। और इसके पीछे राम कितने पैसे देके आया था सरकार को, 7,70,000 रुपए, 7,70,000 रुपीज। तो यहां पर राम का पूछा जाएगा, राम तुम कितने पैसे पहुंचा के आए हो, तो राम कह रहा है जी 7,70,000 रुपए मैं ऑलरेडी पहुंचाकर आया हूं। बताइए यहां तक कोई डाउट है? नहीं। अब सुनिए, जब राम ने ये परचेजेस करी थी तो ये राम भी तो किसी को टैक्स देके आया था, राम भी तो किसी को टैक्स देकर आया था, उसने भी तो ये टैक्स सरकार को पे किया होगा। तो इसका मतलब जब राम ने अपने पीछे एक्स को ये पैसे दिए होंगे तो एक्स ने भी तो उन पैसों को सरकार को पहुंचा दिया होगा, यस और नो? यस। तो सरकार के पास ये 230 ऑलरेडी एक्स ने पहुंचा दिया, तो मैं यहां लिखता हूं एक्स 2,30,000 रुपए सरकार को दे चुका होगा।
तो बताइए सरकार के पास कितने पैसे पहुंच गए अब तक? सर सरकार के पास एक्स ने दिए 230, राम ने दिए 770, श्याम ने दिए 2 लाख, मोहन ने दिए 3 लाख। तो इस तरह से गवर्नमेंट के पास जो टोटल पैसे पहुंच चुके हैं अब तक की पूरी ट्रांजैक्शन में या चेन में, वो 3 लाख प्लस 2 लाख प्लस 770 प्लस 230। तो सर 15 लाख रुपए सरकार के पास पहुंच चुके हैं। अच्छा एक बात बताओ, पहुंचने चाहिए कितने थे? जितना वैल्यू एडिशन हुआ उतने पहुंचने चाहिए थे। अब देखिए, जो शर्ट कभी मौजूद ही नहीं थी हमारे अर्थ पर, जो कपड़ा कभी मौजूद ही नहीं था हमारे अर्थ पर, वो सब उत्पन्न हुआ। उत्पन्न का मतलब उसको प्रोड्यूस किया गया। तो उसकी वैल्यू एडिशन हुई कितनी? फाइनली एक्स से राम, राम से श्याम, श्याम से मोहन और मोहन से कस्टमर। यहां तक आते 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 इस शर्ट में वैल्यू एडिशन कितना हुआ? सर एक्स के पास 0 रुपए की चीज थी, एक्स के पास तो कुछ था ही नहीं। एक्स ने तो कपड़ा पहली बार बनाया, एक्स ने तो बटन पहली बार बनाया, एक्स ने तो ये चीज ही पहली बार बनाई। राम के पास पहुंची, राम ने उसको फिर थोड़ा सा प्रोसेस किया, मैन्युफैक्चरिंग करी, फिर उसे नया रंग रूप दिया, श्याम के पास पहुंचाया, श्याम ने इसमें अपना मार्जिन ऐड किया, मोहन के पास पहुंचाया, मोहन ने अपना फर्दर मार्जिन ऐड किया और कस्टमर के पास पहुंचाया। तो यहां जो चीज 0 रुपए की थी वो कस्टमर के पास पहुंचते पहुंचते कितने की हो गई? 90 लाख रुपए की हो गई। देखिए कस्टमर को बिलिंग कितने की गई? सॉरी 75 लाख की, 90 नहीं 75 लाख रुपए की हो गई। तो यहां पर जब कस्टमर तक ये चीज पहुंची तो फाइनली वो चीज कितने की बन गई? 75 लाख रुपए की। मतलब जो वैल्यू का एडिशन हुआ पूरे सिनेरियो में वो कितने का हुआ? 75 लाख का। तो अगर मैं आपसे पूछूं ओवरऑल एडिशन कितना हुआ, ओवरऑल एडिशन कितना हुआ, तो आप बोलेंगे सर ओवरऑल एडिशन हुआ 75 लाख का। और सरकार कह रही है देखो जी जितना आप वैल्यू ऐड करेंगे उतने का हमें 20% टैक्स दे देना। आप निकाल के देखो जरा, 20% ऑफ 75 लाख कितना आ जाएगा? 75 लाख का 20% आएगा 15 लाख रुपए। तो यही वो टैक्स है जो सरकार आपसे मांग रही है और यही वो टैक्स है जो आपने सरकार को ऑलरेडी दिया भी है। इसका मतलब देयर इज नो डिफरेंस, जो मैंने आपको लॉजिकली कैलकुलेशन सिखाई एंड जो लॉ आपको बोलता है। लॉ कहता है जी जितना वैल्यू ऐड करोगे उतने का टैक्स आप हमें पहुंचा देना। बस पहुंचाने के तरीके और स्टेजेस अलग अलग जगह पर आ जाएंगे, लेकिन इतना टैक्स आप हमें पे करेंगे। इतनी बात क्लियर है सभी को? अब देखिए मैं कुछ नाम बताऊंगा आपको, टेक्निकली क्या क्या नाम दिए जाते हैं। जो टैक्स आप ऑलरेडी पे करके आए हैं ना, ये जो 12 लाख रुपए आपने ऑलरेडी पे किया है, इसको कहते हैं इनपुट टैक्स, इसको कहते हैं इनपुट टैक्स। और जो टैक्स आप कस्टमर से कलेक्ट कर लेते हैं, जो टैक्स आप कस्टमर से कलेक्ट कर लेते हैं वो आपकी बन जाती है लाइबिलिटी, क्योंकि वो पैसा आपका नहीं है, वो पैसा आपने कस्टमर से लिया है लेकिन आप सरकार को देंगे, तो वो आपके लिए कहलाता है आउटपुट टैक्स। इसको हम कहते हैं आउटपुट टैक्स। जल्दी से बताइए श्याम के केस में इनपुट कितना है और आउटपुट कितना है? तो आप बोलेंगे कि सर श्याम के केस में 10 लाख रुपए है इनपुट टैक्स, ये है उसका इनपुट टैक्स। इनपुट का मतलब जो इनपुट्स पर पे करके आए हैं, और ये है उसका आउटपुट टैक्स। आउटपुट का मतलब जो उसने सेल करते समय कस्टमर से लिया है, तो ये है उसका आउटपुट टैक्स। सरकार को वो क्या पे करेगा? आउटपुट माइनस इनपुट। सरकार को वो क्या पे करेगा? आउटपुट माइनस इनपुट। ये वो टैक्स है जो सरकार को पे करवा दिया जाएगा। बताइए राम के केस में कितना टैक्स है और कौन कौन सा है? तो सर राम के केस में ये वाला जो 230 आप देख पा रहे हैं, ये है उसके लिए इनपुट टैक्स, इसे हम कहेंगे इनपुट। और जो यहां पर आप 10 लाख रुपए देख पा रहे हैं, ये कहलाएगा इसका आउटपुट।
और नेट वो क्या पे करेगा, आउटपुट माइनस इनपुट, आउटपुट माइनस इनपुट। तो सरकार को जो पहुंचेगा वो 7,70,000 पहुंचेगा, जो कि निकाला गया होगा आउटपुट में से इनपुट को माइनस करने के बाद। तो राम का क्लियर है, श्याम का भी हमने समझ लिया, मोहन का भी हमने क्लियर कर लिया। अब आइए, मोहन के बाद कौन था, कस्टमर। कस्टमर ऐसी कैलकुलेशन नहीं करेगा, कस्टमर ऐसी कैलकुलेशन नहीं करेगा। देयर इज नो इनपुट टैक्स, देयर इज नो इनपुट टैक्स इन द हैंड्स ऑफ कस्टमर, नहीं होगा। एंड देयर विल बी नो आउटपुट टैक्स इन द हैंड्स ऑफ कस्टमर, क्योंकि देखिए कस्टमर ना तो इसे बेचेगा, ना कस्टमर इसकी कोई सप्लाई करेगा, ना सेल करेगा, ना सर्विस देगा। कस्टमर तो इसे पहनेगा और पहनने के बाद फेंकेगा। तो यहां पर सरकार कह रही है कस्टमर तुम क्योंकि हमें कोई बेनिफिट नहीं दोगे, तुम क्योंकि हमें कोई बेनिफिट नहीं पहुंचाओगे, तुम इसे बेचोगे भी नहीं, तुम इससे सर्विस भी नहीं दोगे, तुम क्योंकि कोई बेनिफिट हमें नहीं पहुंचाओगे, तुम क्योंकि इसमें कोई वैल्यू ऐड नहीं करोगे, तुम इसके अंदर एडिशन एडिशन नहीं करोगे, तो हम तुम्हें इसका इनपुट नहीं देंगे, क्योंकि तुम हमें इसका आउटपुट नहीं दोगे। सो व्हेन नो आउटपुट, व्हेन नो आउटपुट नो इनपुट। अगर आउटपुट नहीं तो इनपुट भी नहीं, अगर आउटपुट नहीं तो इनपुट भी नहीं। यह बात याद रखना, जीएसटी में कई बार मैं आपको बोलूंगा अगर आउटपुट नहीं है तो इनपुट भी नहीं है। तो कस्टमर के आगे लिखा हुआ है मर, कस्टमर के नाम के आगे लिखा है मर, तो ऐसे में ये मरेगा और ये जितना भी जीएसटी सरकार को पे करके आएगा, जो कि इसने दिया है 15 लाख रुपए का, तो ये सरकार के पास चला जाएगा और ये सरकार की इनकम बन जाएगी, ये बन जाएगी सरकार की इनकम, या ये बन जाएगा सरकार का कलेक्शन ऑफ जीएसटी। तो यहां पर 15 लाख रुपए सरकार आपसे मांग रही थी, जो कि आपने दिए हैं, लेकिन देने वाले आप हैं, माध्यम आप हैं, लेकिन लिया ये कस्टमर से ही गया है। बस चेन थोड़ी अलग अलग हो गई है, अल्टीमेटली इसका बर्डन कस्टमर के पास ही आया है। आई होप आपको ये पूरा सिस्टम क्लियर हो गया होगा। इस सिस्टम को हम कहते हैं दोस्तों, ये जो मैंने आपको सिस्टम सिखाया, इट इज कॉल्ड वैट सिस्टम। जहां पर हम क्या करते हैं, जितना वैल्यू हम ऐड करते हैं उतने वैल्यू का हम जीएसटी या उतने वैल्यू का हम टैक्स सरकार को पे करते हैं। कैसे पे करते हैं वो हमने भली भांति पीछे पूरे एग्जाम्पल में समझा। अब मेरा एक सवाल है सर, जब जीएसटी हमारे देश में नहीं था तो हमारे देश में बहुत सारे कानून चल रहे थे, उसमें एक कानून था वैट, या एक टैक्स मैं कह सकता हूं था वैट। अब आप जल्दी जल्दी में पता है बोल तो देते हैं, लेकिन आपके आंसर गलत है। आप बोलते हैं कि सर जब जीएसटी आया तो ये सारे टैक्स खत्म हो गए, वैट भी खत्म हो गया। अब आप बताइए, खुद बताइए, क्या वैट खत्म हो गया? क्या वैट खत्म हो गया? द आंसर इज नो। सर वैट तो कोई टैक्स था ही नहीं, और खत्म तो क्या हुआ है, टैक्स खत्म हुआ है, सिस्टम थोड़ी खत्म हुआ है। और वैट कभी टैक्स था ही नहीं, मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए, वैट कभी भी टैक्स नहीं था, वैट तो एक सिस्टम था, और सिस्टम कभी खत्म नहीं हुआ, टैक्स खत्म हुआ था। जीएसटी आने के समय जो एलएसटी लगा करता था वो खत्म हुआ था, वैट खत्म नहीं हुआ था। वैट तो एक सिस्टम था, और इस सिस्टम को बखूबी जीएसटी में भी अडॉप्ट किया गया है, इंप्लीमेंट किया गया है। इसका मतलब दोस्तों, जो सिस्टम हम वैट का जीएसटी आने से पहले हमारे देश के कानूनों में देखा करते थे, वैट सिस्टम देखा करते थे, वो वैट सिस्टम आज भी जीएसटी में मौजूद है। और जीएसटी का पूरा जो मॉडल है वो इस वैट सिस्टम पर ही काम करता है। तो आप आज के बाद प्लीज ये मत कहिएगा वैट खत्म हो गया है, नहीं, वैट खत्म ना हुआ था ना है। वैट तो एक सिस्टम था, और उस सिस्टम को जीएसटी में भी इंप्लीमेंट कर रखा है, जैसे पहले हमारे सीएसटी और एलएसटी में होता था। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो ये था मेरा वैट सिस्टम जो मुझे आपको बताना था।
आइए अब हम चलते हैं, एक बार क्विकली मैं आपको वो लिस्ट बताऊंगा जो जीएसटी आने से पहले हमारे देश में कानून होते थे। कानून का मतलब टैक्स लॉ की बातें होती थी। तो देखिए हमारे देश में दो अलग अलग सरकारें हैं, एक पार्लियामेंट केंद्रीय सरकार, एक स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। तो यहां पर मैं कह सकता हूं लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसको मैं कह सकता हूं स्टेट। कल की क्लास में हमने समझा था, क्या समझा था हमने, कि जो पार्लियामेंट है वो देश के लिए कानून बनाएगी। तो वो कौन कौन से कानून बना चुकी थी? सर्विस टैक्स। सिमिलरली स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ने भी एक कानून बनाया था अपने रेवेन्यू के लिए, जिसको कहा था स्टेट सेल्स टैक्स या लोकल सेल्स टैक्स, एलएसटी। एलएसटी का मतलब होता है सेम विद इन स्टेट, विद इन सेम स्टेट अगर माल बिकेगा तो उसके ऊपर सेल्स टैक्स लगेगा, और वो जो सेल्स टैक्स होगा वो कौन लगाएगा? स्टेट लगाएगी। सिमिलरली यूनियन ने अपने लिए एक कानून बना रखा था जिसको हम कहते हैं सीएसटी, सेंट्रल सेल्स टैक्स। ये क्या कहता था? ये कहता था कि अगर आपका माल एक राज्य से दूसरे राज्य में जा रहा है, इसका मतलब सेल हो रही है जो कि है इंटर स्टेट, इंटर स्टेट, एक राज्य से दूसरे राज्य में माल जाएगा, तो यहां पर जो टैक्स लगेगा वो कौन सा वाला लगेगा? सेंट्रल सेल्स टैक्स। ध्यान रखिएगा दोस्तों, सेल्स टैक्स दो होते थे, एक एलएसटी, एक सीएसटी। तो सीएसटी लगाती थी यूनियन, सीएसटी लगाती थी पार्लियामेंट, और एलएसटी लगाती थी लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। इसके अलावा और भी बहुत सारे टैक्सेस थे, जिसमें से एक्साइज ड्यूटी वाज वन ऑफ देम। तो एक्साइज ड्यूटी भी लगाई जाती थी बाय द सेंटर, बाय द पार्लियामेंट। और मैंने आपको कल भी बताया, जब मैं पार्लियामेंट बोलूं तो आप उसको सेंटर से लिंक करिएगा, क्योंकि पार्लियामेंट को मेजॉरिटी चलाती है, और मेजॉरिटी का मतलब जो रूलिंग पार्टी है वही मेजॉरिटी है। और स्टेट को बोलूं तो आप क्या समझेंगे? स्टेट का मुख्यमंत्री, उस स्टेट में जो सरकार काम कर रही है। तो सर्विस टैक्स लगाया जाता था बाय द पार्लियामेंट, सीएसटी लगाया जाता था बाय द पार्लियामेंट, और एक्साइज ड्यूटी इंपोज की गई थी बाय द पार्लियामेंट। इधर से स्टेट लेवल का एलएसटी जो लगाया जाता था वो स्टेट लगाया करती थी। अब आइए यहां पर एक चैलेंज समझते हैं कि जब हमारे देश में जीएसटी नहीं था तो चैलेंज क्या आता था। मैं राम, श्याम, मोहन और कस्टमर वाले एग्जांपल पर फिर से एक बार आता हूं। देखिए अब ध्यान से, फिर से राम क्या कर रहा है? राम खरीद के लाया है कपड़ा, या चलिए इस बार मैं कहानी को थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूं। यहां पर राम से पहले जो कैरेक्टर है वो एक्स है। एक्स क्या कर रहा है? एक्स मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है यान की, और यान से बना रहा है कपड़ा। चलिए यान तो मैन्युफैक्चर होगा नहीं, यान या हम कर लेते हैं यान एंड कपड़ा दोनों बनाता है। अब यान बनाने में और कपड़ा बनाने में उसके पास कुछ भी नहीं है, उसने एक ऐसी आइटम पकड़ी, जीरो आइटम पकड़ी, जिससे कुछ मैन्युफैक्चरिंग करते हुए ऑब्वियसली यान को, कॉटन को लिया होगा, कॉटन लेने के बाद उस पर प्रोसेसिंग की होगी, मैन्युफैक्चरिंग की होगी, और फाइनली ही हैज कन्वर्टेड दैट कॉटन इनटू यान, और यान को फाइनली उसने कन्वर्ट कर लिया क्लॉथ में, फैब्रिक में। अब जब उसने ये चीज इन्वेंट करी, ये चीज उसने प्रोड्यूस करी, तो इस प्रोडक्शन पर जीएसटी से पहले की बात कर रहा हूं, इस प्रोडक्शन पर जीएसटी से पहले यूनियन गवर्नमेंट कहती थी, सेंट्रल गवर्नमेंट कहती थी कि भाई साहब आपको एक्साइज ड्यूटी पे करनी है। ये पूछता था सर कितने पर करनी है, तो एक्साइज ड्यूटी भी यही कहती थी जितना आपने वैल्यू ऐड किया उतने पर पे करनी है। अब इसने वैल्यू कितना ऐड किया, तो इससे पूछ रहे हैं एक्स तुमने ये कपड़ा कहां से लिया था? वो कह रहा है सर कपड़ा लिया नहीं था, बनाया है। धागा कहां से लिया था? वो कह रहा है सर धागा लिया नहीं था, बनाया है। कॉटन कहां से ली थी? कह रहा वो तो मैंने अपने खेतों में उगाई थी। तो यहां पर जो टोटल वैल्यू एडिशन हुआ, जीरो से लेकर
1,00,000 का हो गया। अब ये 1,00,000 क्या है बता देता हूं। इसने 1,00,000 रुपए में फाइनली ये बेच दिया है। इसने राम को ये धागा, ये कपड़ा फाइनली 1,00,000 रुपए में बेच दिया। तो एक्स ने कितना वैल्यू एडिशन किया? एक्स ने वैल्यू एडिशन किया कितने का? 1,00,000 रुपए का। तो यहां पर जो मैं बोलूं कि एक्स द्वारा वैल्यू एडिशन कितना किया गया है, वो 1,00,000 रुपए का टोटल वैल्यू एडिशन एक्स द्वारा किया गया है। क्लियर? सरकार कह रही है देखो जी, जितना आपने वैल्यू एडिशन किया है उतने का आप हमें एक्साइज ड्यूटी पे करिए। तो राम कह रहा है लो जी, एक्साइज ड्यूटी पे कर देता हूं। एक्साइज कितनी है? एग्जाम्पल के लिए 10% है, फॉर एग्जाम्पल है ये। तो लो जी 10,000 रुपए वो एक्साइज पे करेगा। अब एक्स पूछ रहा है सरकार क्या ये 10,000 रुपए मुझे अपनी जेब से देने हैं? सरकार कह रही है ना, राम आपके पास आया है ना माल खरीदने, राम से ले लेना, तुम अपनी जेब से मत देना, राम देगा ये पैसे तुम्हें, राम से मांगना। एक्स पूछ रहा है बस इतना ही, क्या माल दे दूं? सरकार कह रही है रुको जरा, आपने माल बनाया है, इसके लिए 10,000 रुपए की एक्साइज ड्यूटी है। अब आप माल बेच भी तो रहे हो, अब आप माल बेच भी तो रहे हो, तो जब आप इस माल को बेचोगे तो इसके ऊपर आपको सेल्स टैक्स देना पड़ेगा। अच्छा मान के चलते हैं, तो सपोज कर लेते हैं कि ये जो मैन्युफैक्चरर है एक्स, और ये जो राम है, जो मतलब जिसने कपड़ा बनाया है वो मैन्युफैक्चरर है एक्स, और जो राम है ये दोनों सेम स्टेट से बिलोंग करते हैं, सेम स्टेट। इसका मतलब राम दिल्ली में है और जो एक्स है ये भी दिल्ली में है। मैं यहां लिख देता हूं, दोनों बैठे हैं दिल्ली के अंदर। अब एक्स को कह रही है सरकार कि भाई तुम माल बेच रहे हो तो बेचने पर भी तो टैक्स लगता है। राम एक्स कह रहा है कि सर अभी दिया तो मैंने तुम्हें 10,000 रुपए। सरकार कह रही है देखो ये जो तुमने 10,000 रुपए मुझे दिए थे ये बेचने के नहीं थे, ये थे क्योंकि तुमने बनाया था, तो बनाने के थे, बेचने के नहीं थे, बनाने के थे। अब तुम क्योंकि बेच रहे हो तो इसका भी टैक्स दो। ये कह रहा है लो जी बताओ कितना टैक्स देना है? सरकार कह रही है ये भी 10% है, एज्यूम कर लेते हैं ये भी 10% है। ठीक है जी, मैं 10,000 रुपए आपको ये भी दे दूंगा। अब मेरा सवाल है आपसे, ये जो सेल्स टैक्स लगाया जाएगा ये कौन सा वाला सेल्स टैक्स होगा? ऑप्शन दे रहा हूं आपको, ये LST होगा या ये CST होगा? ये होगा जी LST, लोकल सेल्स टैक्स। लोकल सेल्स टैक्स क्यों होगा? क्योंकि दिल्ली से माल दिल्ली जा रहा है, विद इन अ सेम स्टेट बिक रहा है, तो वहां पर क्या लगेगा? LST लगेगा। तो यहां पर ये बोलेगा कस्टमर को कि देखो जी 1,00,000 रुपए का तो माल, 10,000 का एक्साइज, 10,000 का सेल्स टैक्स, टोटल बिल बन गया 1,20,000 का। अब राम इस 1,20,000 रुपए के माल को अपने यहां लेकर आएगा, चलिए राम के पास चलते हैं। राम कह रहा है हाँ जी मैं कपड़ा लेके आया हूं। कितने का लाया हूं? वो कह रहा है जी कपड़ा तो 1,00,000 का था, बाकी कहेगा एक्साइज दे के आया हूं। कितने की दे के आया हूं? 10,000 रुपए की दे के आया हूं। राम कहेगा और क्या दे के आया हूं? और मैं सर सेल्स टैक्स दे के आया हूं। सेल्स टैक्स का मतलब लोकल सेल्स टैक्स। कितने का दे के आया हूं? 10,000 रुपए का दे के आया हूं। अब राम क्या करोगे तुम? कह रहा कुछ नहीं, बनाऊंगा शर्ट्स। ये लो जी शर्ट्स बनाऊंगा इससे, बनाओ जरा। राम 10,000 शर्ट्स बनाएगा। कितने की बेचोगे राम इसे? वो कहेगा 200 रुपए की बेचूंगा जी इन शर्ट्स को। ठीक है, शर्ट्स बनाओगे, याद रखना तुम्हें भी एक्साइज देनी है राम, क्योंकि तुम भी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, तुमने भी कपड़े से शर्ट बना दी, यू हैव प्रोड्यूस समथिंग डिफरेंट, तो तुम्हें भी एक्साइज देनी पड़ेगी राम। राम कह रहा है दे देंगे, क्या दिक्कत है, हमें कौन सा जेब से देनी है, हम इस एक्साइज ड्यूटी को देंगे और कस्टमर से ले लेंगे, हमें क्या दिक्कत है, हमें कोई परेशानी नहीं है जी। क्लियर? आइए, राम ने ये 10,000 शर्ट्स बनाई और 200 रुपए की बेच दी, तो यहां पर सेल प्राइस निकाला राम ने, 10,000 इंटू 200 कितना आ गया? 200 इंटू 10,000, 20,00,000 रुपए की सेल वैल्यू हो गई। सरकार कह रही है हाँ जी तुमने शर्ट बनाई है, लाओ हमें एक्साइज दो। राम कह रहा है लो क्या दिक्कत है, एक्साइज ड्यूटी ले लो मेरे से, कितनी देनी है बताओ? वो कह रहे हैं जी 10% दे देना। किसका 10%?
जितने की बेची हैं उसका 10%, तो 2 लाख रुपए की बन गई आपकी एक्साइज ड्यूटी। अब सरकार कह रही है राम ये शर्ट बेचने भी तो जा रहे हो तुम, अब बना के अपने पास थोड़ी रखोगे, बेचोगे भी, तो सेल्स टैक्स भी दे देना। अब यहां पर ध्यान से सुनो, जब राम ये शर्ट बेचेगा ना, तो जिसको बेची है, श्याम को जिसको बेची है ये शर्ट, वो है गुजरात का बंदा, वो है गुजरात का बंदा, या चलो मैं यूपी कर देता हूं, आपका बिल्कुल पड़ोसी हो जाएगा, ये है बंदा यूपी का। अब राम है दिल्ली में, ये माल बेच रहा है किसको, यूपी के एक व्यक्ति को। बताइए ये एलएसटी है या ये सीएसटी है, तो सर ये सीएसटी है। यहां पर जो सेल्स टैक्स लगेगा वो कौन सा वाला लगेगा, सेंट्रल सेल्स टैक्स। कितना है, मान के चलते हैं सेम है, 10% मान लेते हैं, तो यहां पर 2 लाख रुपए का हो गया सीएसटी। क्लियर, 24 लाख रुपए का बन जाएगा बिल, और ये 24 लाख रुपए का माल कौन लेके जा रहा है, श्याम। अब ध्यान से देखो, सरकार बैठी है यहां पर, सरकार कह रही है हाँ जी राम आ जाओ जरा, टैक्स वैक्स दे दो, सेल वेल हो गई है तुम्हारी, टैक्स देने आ जाओ। तो राम पहुंचा सरकार के पास, राम कह रहे हैं हाँ जी कितना देना है, कह रहे बस जितनी तुमने वैल्यू एडिशन करी है उतना दे दो। राम कह रहा है अच्छा मैं समझ गया, ये है मेरा आउटपुट टैक्स, ये है मेरा आउटपुट टैक्स, और ये है मेरा इनपुट टैक्स, ये है मेरा इनपुट टैक्स। तो 4 लाख माइनस 20,000 मुझे देने हैं 3,60,000। सरकार कह रही है देखो नहीं ऐसे नहीं करो, ऐसे नहीं करो, हम आपको बताएंगे कैसे करना है। सरकार कह रही है देखो जी विभाग अलग अलग हैं हमारे, जो हमारे विभाग हैं ना वो अलग अलग हैं। ये जो एक्साइज वाले हैं ये अलग जगह बैठते हैं, और ये जो सेल्स टैक्स वाले हैं ना ये अलग जगह बैठते हैं। तो तुम एक्साइज वाला पैसा एक्साइज वालों को दे दो, और जो सेल्स टैक्स वाला पैसा है वो सेल्स टैक्स वालों को दे दो। तो राम कह रहा है क्या दिक्कत है, मैं पैसों के 2 हिस्से कर दूंगा, एक्साइज वालों को एक्साइज दे आऊंगा, सेल्स टैक्स वालों को सेल्स टैक्स दे आऊंगा। चलो जी, ये देने पहुंचा एक्साइज, राम जा रहा है आज एक्साइज ड्यूटी पे करने। बताइए कितनी ड्यूटी पे करेगा, राम बोलेगा मेरा आउटपुट एक्साइज कितना है, 2 लाख, मेरा आउटपुट एक्साइज कितना है, 2 लाख, मेरा इनपुट एक्साइज कितना है, मेरा इनपुट एक्साइज कितना है, 10,000। तो राम कह रहा है सरकार मैं आपको 1,90,000 रुपए का एक्साइज पे कर दूंगा। सरकार कह रही है जी कोई दिक्कत नहीं है, बहुत शानदार, 1,90,000 रुपए आपका एक्साइज बनता है, आप हमें आके पे कर देना। बताइए कोई दिक्कत यहां तक नहीं होगी। अब राम जाएगा सेल्स टैक्स वालों के पास, राम कहेगा सेल्स टैक्स वालों मैं आ रहा हूं तुम्हें पैसे देने। सेल्स टैक्स वाले भी कह रहे हैं हाँ जी आ जाओ, इंतजार कर रहे हैं हम तुम्हारा। तो ये पहुंचा सेल्स टैक्स पे, हाँ जी सेल्स टैक्स वालों तुम बताओ तुम्हारा क्या देना है। तो राम को कह रहे हैं खुद ही कैलकुलेट कर लो क्या देना बनता है। राम कह रहे हैं हाँ जी मेरा आउटपुट टैक्स कितना है, 2 लाख, और माइनस कर देगा वो इनपुट टैक्स, वो कहेगा जी मेरा इनपुट कितना है 10,000, तो मैं कितना पे कर दूं 1,90। और देखो 1,90 380 आ गया, 380 ही मैंने निकाला था। लेकिन सरकार कहेगी रुको राम रुको, क्या पाप कर रहे हो, ये बहुत गलत कर रहे हो तुम, हमारा 1,90 नहीं बनता, हमारा कुछ और बनता है, ज्यादा बनता है। राम पूछ रहा है सर कैसे, जरा देखो आपने ही तो मुझे फॉर्मूला बताया है आउटपुट माइनस इनपुट, तो वही तो मैं फॉर्मूला यहां लगाते हुए अमाउंट निकाल रहा हूं। सरकार कह रही है ना ना राम ना, रुको जरा, यहां रुको, थोड़ा सा ध्यान दो। राम जरा बताओ कि ये 10,000 रुपए जो तुम दे के आए थे वो कौन सा वाला टैक्स था। राम कह रहा है जी एलएसटी था, एलएसटी था। अच्छा राम जरा ये बताओ कि जो ये 2 लाख रुपए का टैक्स है ये कौन सा वाला टैक्स है। वो कह रहा है जी ये सीएसटी है। अच्छा राम ये बताओ क्या दोनों ही सेल टैक्स हैं। राम कह रहा है हाँ जी ये दोनों ही सेल्स टैक्स हैं। लेकिन सरकार कह रही है सुनो ध्यान से, ये दोनों सेल्स टैक्स तो हैं
लेकिन ये जो 10,000 है ये LST है और ये CST है। राम कह रहा है क्या फर्क है दोनों में? फर्क है ये, सरकार कह रही है कि जो LST है वो तो किसके पास चली गई? राज्य सरकार के पास चली गई। और जो CST है वो किसके पास चली गई? वो केंद्र सरकार के पास चली गई, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चली गई। तो जो पैसा तुम राज्य सरकार को देकर आए हो उसका इनपुट तुम्हें केंद्र सरकार कैसे दे दे? बात समझो। राम को देना है CST, राम दे के आया है LST। अब वो CST वालों से कह रहा है, वो मोदी जी से कह रहा है, मोदी जी मेरे को तुम्हारे 2 लाख रुपए देने हैं, लेकिन तुम मुझसे 2 लाख रुपए मत लो क्योंकि मैं 10,000 रुपए केजरीवाल को ऑलरेडी दे के आ गया हूं। तो मोदी जी क्या कह रहे हैं, भाई साहब केजरीवाल को दिए हैं ना, मुझे थोड़ी दिए हैं आपने, ये पैसा आपने मुझे थोड़ी दिया था, केजरीवाल को दिया था, उससे जाके हिसाब मांगो, मुझसे क्यों मांग रहे हो? राम कह रहा है अच्छा ये भी दिक्कत है। मोदी जी समझा रहे हैं हाँ भाई ये बहुत बड़ी दिक्कत है। जो CST है वो केंद्र सरकार लगा रही है और जो LST है वो राज्य सरकार लगा रही है। LST का पैसा राज्य सरकार के पास चला गया, CST का पैसा केंद्र सरकार के पास आएगा। तो आप हमारे दोनों पैसों को एडजस्ट मत करो, आप हमारे दोनों पैसों को एडजस्ट मत करो। तो राम कह रहा है सर आपने एक्साइज में तो एडजस्ट कर लिया था, वहां तो आपको दिक्कत नहीं हुई थी, वहां भी तो ऐसा कुछ आपने नया पढ़ा नहीं पढ़ा। तो सरकार कह रही है देखो एक्साइज किसकी है? केंद्र की। तुम दे के किसको आए? केंद्र को। और अब फाइनली किसको देना है? केंद्र को। तो जब वो हमें ही दे के आए हो, हमारे को ही तुमने पहले दिया है, तो हमें एडजस्ट करने में कोई परेशानी नहीं हो रही है। लेकिन हम सॉरी टू से यहां एडजस्ट नहीं करेंगे। और हम क्यों नहीं करेंगे राम इसे एडजस्ट? एक कारण है, क्योंकि ये जो तुम 10,000 रुपए दे के आए हो ना दोस्त, ये 10,000 रुपए तुमने केजरीवाल को दिया है, मोदी जी को नहीं दिया। और अगर मोदी जी को पैसे देते तो हम एडजस्टमेंट करते, आप तो केजरीवाल को दे के आए हैं, सॉरी टू से वी कैन नॉट एडजस्ट इट। अब ये कह रहा है भाई साहब अच्छा ये चक्कर है, यहां पर ये एडजस्टमेंट नहीं होगी। चलो किसी तरह इसने मन मार के अपने आप को समझा लिया। अब आगे बढ़ते हैं। राम ने क्या किया, इन शर्ट्स को बनाने के लिए एक मशीन खरीदी। चलिए मशीन पे तो आप ऑलरेडी समझ ही जाएंगे। इसने सर्विसेज खरीदी, हो सकता है ना सर्विसेज परचेज करी हो उसने, हो सकता है उसने रिपेयर मेंटेनेंस की सर्विस ली हो सकता है उसने कोई ऑडिट की सर्विस ली हो सकता है रेंट की सर्विस ली हो, या हो सकता है कोई भी सर्विस ली हो। तो उस सर्विस के ऊपर उसने सर्विस टैक्स भी पे किया होगा। अब सर्विस टैक्स मान के चलते हैं 30,000 का है, सर्विस टैक्स मान के चलते हैं 30,000 का है। अब यहां पर राम क्या एक्सपेक्ट कर रहा है? राम कह रहा है जी जो आपको देने हैं मुझे 2 लाख रुपए, मतलब मेरा आउटपुट टैक्स है 2 लाख रुपए का, उसमें से आप ये 30,000 रुपए भी कम कर दो। क्यों? क्योंकि मैं सर्विस टैक्स पे करके आया हूं, ये भी मेरा इनपुट है। तो अगेन दिक्कत है। सरकार कह रही है भाई साहब ये तो आपने क्या दिया था? सर्विस टैक्स दिया था। ये तो आपने क्या दिया था? सर्विस टैक्स दिया था। तो इस सर्विस टैक्स को आप कहां एडजस्ट करवाना? सर्विस टैक्स में एडजस्ट करवाना। आप इसे यहां क्यों एडजस्ट करवा रहे हो? ये तो हम क्या मांग रहे हैं आपसे? सेल्स टैक्स मांग रहे हैं। तो आप अपना सर्विस टैक्स कहां एडजस्ट करवाना? सर्विस टैक्स में एडजस्ट करवाना। अगर आपका मान लो आउटपुट बने किसका? सर्विस टैक्स का, तो वहां एडजस्ट करना। फिलहाल तो आपका आउटपुट किसका है? सेल्स टैक्स का, तो यहां हम एडजस्ट नहीं करेंगे। वो कह रहे हैं मोदी जी ये भी तो मैंने आपको ही दिए थे। मोदी जी कह रहे हैं हाँ दिए थे, मैं कब मना कर रहा हूं, लेकिन ये आपने मुझे दिए थे सर्विस टैक्स में, और आप मुझसे एडजस्टमेंट किस में मांग रहे हैं? सेल टैक्स में। मैं कैसे दे दूं आपको? तो मोदी जी यहां भी फंसा गए। अब कंक्लूजन पर अगर मैं आपको बोलूं या मैं एक सिंगल लाइनर एक्सप्लेन करना चाहूं, तो प्रॉब्लम क्या थी जीएसटी आने से पहले? वो ये थी कि सर्विस टैक्स का इनपुट सेल्स टैक्स से नहीं मिलता था, एक्साइज से नहीं मिलता था। मतलब इसका इनपुट आपके
इन आउटपुट से एडजस्ट नहीं होता था। अगर आप LST पे करके आए हैं और CST में आपकी लाइबिलिटी है तो एडजस्ट नहीं होती थी। अगर आप CST पे करके आए हैं तो LST में एडजस्टमेंट नहीं होती थी। अगर आपने एक्साइज पे करी है तो वो सर्विस टैक्स में एडजस्ट नहीं होती थी। अगर आपने CST पे किया है तो वो सर्विस टैक्स में एडजस्ट नहीं होता था। इसका मतलब हमारे देश में इतने सारे टैक्स के कानून बना दिए और उनके अंदर इतनी सारी रेस्ट्रिक्शन लगा दी कि वो उससे एडजस्ट नहीं होगा, ये इससे नहीं होगा, वो उससे नहीं होगा और ये इससे नहीं होगा। तो इतना ज्यादा रायता फैला कि चीजें महंगी होनी शुरू हो गई। अच्छा, महंगी होने का कारण क्या निकला? जब मुझे इनपुट नहीं मिलेगा, अगर मुझे किसी टैक्स का इनपुट नहीं मिलेगा, मतलब मेरे आउटपुट से मुझे एडजस्ट नहीं करने दिया जाएगा, तो वो चीज मेरे लिए क्या बन जाएगी? कॉस्ट बन जाएगी। ये बात आप GST में बहुत ज्यादा देखेंगे। GST में मैं इंप्लीमेंट करके दिखाऊंगा आपको। अगर आपको कभी कोई इनपुट नहीं मिलेगा तो वही चीज आपके लिए कॉस्ट बन जाएगी, और इस कॉस्ट को आप अपनी पॉकेट पर थोड़ी डालोगे दोस्त, ये कॉस्ट आप अपने सेलिंग प्राइस में एडजस्ट करोगे। अगर आपकी कॉस्ट बढ़ गई तो आपकी सेलिंग प्राइस बढ़ेगी, और सेलिंग प्राइस बढ़ेगी तो मरेगा कौन? कस्टमर, क्योंकि उसके नाम के आगे ही लिखा है मर, वो मर जाएगा और अल्टीमेटली चीजें महंगी होनी शुरू हो जाएंगी। इसलिए महंगी नहीं होंगी कि आपने अपने मार्जिन्स बढ़ा दिए हैं, नो, महंगी इसलिए होंगी कि आपकी कॉस्टिंग बढ़ गई है। और कॉस्टिंग क्यों बढ़ गई है? क्योंकि आपको उन चीजों का इनपुट अब नहीं मिल पा रहा है जो आपको एक्चुअली में मिलना चाहिए था। तो ये समस्याएं क्रिएट हो रही थी जब हमारे देश में GST नहीं था। बहुत सारे टैक्सेस थे, कोई टैक्स किसी से एडजस्ट होता था, कोई किसी से नहीं होता था, मैक्सिमम एक दूसरे से नहीं होते थे। मैक्सिमम बोल रहा हूं, मैक्सिमम टैक्सेस एक दूसरे से एडजस्ट नहीं होते थे। तो इस समस्या को खत्म करने के लिए हमारे देश ने इंट्रोड्यूस किया GST, जहां पर एक कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया, वन नेशन वन टैक्स। सरकार ने कहा अब ये बहुत टैक्सेस हो गए हैं हमारे देश में, खत्म करो, एक टैक्स लाओ, एक देश एक टैक्स, वन नेशन वन टैक्स। तो यहां पर सरकार ने इस ऑब्जेक्टिव के साथ कि GST हम लेके आएंगे जिसमें एक ही टैक्स होगा, विच इज कॉल्ड GST। नो CST, नो LST, नो सर्विस टैक्स, नो एक्साइज ड्यूटी, नो एंटरटेनमेंट टैक्स, नो एंट्री टैक्स, नथिंग, ओनली वन टैक्स, दैट इज GST। और ये वन टैक्स होगा पूरे नेशन के लिए, पूरे देश के लिए, किसी राज्य स्पेसिफिक नहीं होगा, किसी राज्य के लिए नहीं होगा, ये पूरे देश के लिए होगा, जिसको हम कहेंगे वन नेशन वन टैक्स, GST। लेकिन मेरा एक सवाल है आपसे, सोचिएगा जरूर, इस बात पर विचार करिएगा, क्या GST आने से जो ये समस्याएं मैंने अभी आपको बताई कि वो उससे नहीं मिलेगा, ये इससे नहीं मिलेगा, ये इससे एडजस्ट नहीं होगा, वो उससे नहीं होगा, क्या ये समस्याएं खत्म हो गई हैं? क्या ये समस्याएं खत्म हो गई हैं? ये क्वेश्चन है मेरा आपसे। क्या GST आ जाने से ये समस्याएं खत्म हो गई हैं? पता नहीं, बताएंगे आप मुझे। कैसे बताएंगे? आप मुझे व्हाट्सएप करके वहां बता सकते हैं, आप RDV क्लासेस की ऐप में चैट सेक्शन में जाकर वहां बता सकते हैं, या आप मुझे जब कभी भी मुलाकात हो, डिस्कशन हो, तो आप मुझे बता सकते हैं कि क्या ये समस्याएं खत्म हो गई हैं। जब आपका आंसर आएगा तो अगली क्लास में मैं इसका आंसर रिवील करूंगा कि हाँ, ये समस्याएं वास्तव में खत्म हुई हैं या नहीं, ये समस्याएं आज भी बरकरार हैं। तो इसका डिस्कशन हम करेंगे, बट पहले आप मुझे रिवर्ट करके बताएंगे कि क्या ये समस्याएं खत्म हो गई हैं या नहीं हुई हैं। आइएगा दोस्तों, हम चलते हैं अपने इसके बाद वाले फेज पर। तो जो मैंने आपको एजेंडा बताया था आज के डिस्कशन का,
उसमें मैंने आपको वैट सिस्टम बता दिया, व्हाट वाज अ वैट सिस्टम। मैंने बता दिया कि जीएसटी से पहले क्या क्या चला करता था हमारे देश में। मैंने बता दिया कि जीएसटी से पहले हमारे देश में क्या चैलेंजेस थे जिनकी वजह से हमें जीएसटी लाना पड़ा। और अब मैंने आपको बता दिया कि जीएसटी के बाद क्या होगा। तो जीएसटी के बाद ये सारे कानून हट गए और एक ही कानून रह गया, केवल जीएसटी, वन नेशन वन टैक्स। आइए अब मैं आपको कुछ और बात बता रहा हूं, दैट इज द जीएसटी इज डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स या ओरिजिन बेस्ड टैक्स। बड़ा खूबसूरती के साथ यहां पर एक कानून है जीएसटी जो ये कहता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। जीएसटी कहता है कि जो जीएसटी होगा ना, जो जीएसटी होगा वो होगा डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि जो जीएसटी से पहले हमारे कानून थे वो किस तरह के थे, वो डेस्टिनेशन थे या ओरिजिन थे। बस मैं आपको ये बताऊंगा दोनों में फर्क क्या होता है, और जीएसटी कौन सा टैक्स है ये बताऊंगा। मुझे जरूरत नहीं है ये बताने की कि सर्विस टैक्स कैसा था, एक्साइज कैसा था, उसके बाद एंट्री टैक्स कैसा था। मुझे ये बिल्कुल भी जरूरत ही नहीं है बताने की, और ना आपको जानने की जरूरत है। आपको बस जरूरत इतनी है कि जीएसटी कैसा है। तो जीएसटी है दोस्तों डेस्टिनेशन बेस्ड। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स एंड ओरिजिन बेस्ड टैक्स? दोनों में एक बेसिक डिफरेंस है। मान लीजिए माल चला दिल्ली से और माल चलने के बाद बिक गया महाराष्ट्र में, तो कौन सा स्टेट है ओरिजिन और कौन सा स्टेट है डेस्टिनेशन? तो सर दिल्ली है यहां पर ओरिजिन और महाराष्ट्र है यहां पर डेस्टिनेशन। फिर से समझिए, दिल्ली से माल चला है तो दिल्ली बन गया ओरिजिन, महाराष्ट्र गया है तो महाराष्ट्र बन गया डेस्टिनेशन। जीएसटी ये कहता है, जीएसटी ये कहता है कि अगर कोई माल जिसकी डेस्टिनेशन जिस जगह पर हुई है तो उस पैसे की जो बारिश होगी, उस पैसे की जो बारिश होगी वो महाराष्ट्र पर होगी। मेरी बात फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं। जीएसटी लॉ ये कहता है कि हमारा कानून क्योंकि डेस्टिनेशन बेस्ड लॉ है, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, तो ऐसे में जिस डेस्टिनेशन पर माल कंज्यूम होगा, जिस डेस्टिनेशन पे माल जाएगा, जहां डेस्टिनेशन पहुंचेगी, वो वाले राज्य को उस जीएसटी की बारिश होगी, उस जीएसटी की बारिश होगी। व्हेन आई से बारिश होगी अभी बताऊंगा मेरा मतलब क्या है इस बात को कहने का। लेकिन जीएसटी से पहले जो हमारे कानून थे उसमें कुछ कानून ओरिजिन बेस्ड थे, जो ये कहते थे कि माल जहां से चलेगा, माल जहां से चलेगा वहां बारिश होगी। तो ये पुराने कानूनों में ऐसा था, लेकिन अब जो हमारा कानून है जिसको हम पढ़ रहे हैं दैट इज द जीएसटी लॉ। जीएसटी लॉ कहता है कि नहीं, जहां से माल चलेगा वहां नहीं, जहां माल जाएगा वहां बारिश होगी। अब जब मैं कह रहा हूं बारिश होगी तो इसका मतलब समझिए क्या बारिश होगी। देखिए, जब आप दिल्ली से महाराष्ट्र माल बेचते हैं तो पैसे किसकी जेब से जाते हैं? जब आप दिल्ली से महाराष्ट्र माल बेचते हैं तो पैसे किसकी जेब से जाते हैं? सर पैसे जाते हैं महाराष्ट्र की जेब से, पैसे जाते हैं महाराष्ट्र की जेब से। और महाराष्ट्र जब यहां पर कस्टमर बैठा होगा महाराष्ट्र का और ये अमाउंट पे करेगा, तो इस अमाउंट को पे करने के बाद सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो इस पैसे से डेवलपमेंट करे या इस पैसे को राज्य को बांटे। तो कौन से राज्य को बांटेगी? महाराष्ट्र को बांटेगी। द रीजन इज महाराष्ट्र इज डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। अब यहां पर समस्या है, एक समस्या समझिए, फिर आपको एक लॉ समझाऊंगा कि वो लॉ क्यों बनाया है। देखिए, जीएसटी को आए हुए 5 साल हो चुके हैं। 5 साल में कई चीजें ऐसी हैं जो आपको टिप्स पर हैं, लेकिन आज भी अगर आपसे पूछा जाए कि ऐसा क्यों है तो उस क्यों का आपको कारण नहीं पता होगा। मैं डेफिनेटली कह सकता हूं आपको ये तो पता है ऐसा होगा, बट क्यों होगा यू डोंट नो।
समझते हैं। इस बात को याद रखना, जीएसटी इज डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। जीएसटी क्या है? डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। इसका मतलब जो जीएसटी महाराष्ट्र का कस्टमर पे करेगा वो पैसा लौट कर किसके पास पहुंचेगा? महाराष्ट्र के पास पहुंचेगा। मेरी बात फिर से सुन लीजिए, महाराष्ट्र के कस्टमर ने जीएसटी पे किया है तो ये पैसा लौट कर जाएगा, लौट कर जाएगा। कहां जाएगा? महाराष्ट्र जाएगा। लेकिन पहले आएगा कहां पर? दिल्ली आएगा, क्योंकि महाराष्ट्र वाला बंदा किसे देगा पैसे? महाराष्ट्र वाला बंदा आपको देगा पैसे। आप कहां हैं? दिल्ली में। अब आप दिल्ली में बैठे हैं और आप ये टैक्स किसको देंगे? गवर्नमेंट को देंगे। कौन सी गवर्नमेंट को देंगे? केंद्र सरकार को देंगे, या आपके राज्य में जहां पर आपने रजिस्ट्रेशन लिया है उसको देंगे? तो सर जहां आपने रजिस्ट्रेशन लिया है उसको देंगे, और वो क्या है? दिल्ली। अब आप दिल्ली में किसको दे देंगे पैसा? केजरीवाल को। अगर आप केजरीवाल को ये पैसा दे देंगे तो कैसे पता चलेगा, कैसे पता चलेगा कि ये पैसा महाराष्ट्र का है? कहीं लिखेंगे थोड़ी आप। केजरीवाल के पास जब आप पैसे जमा कराने जाएंगे, केजरीवाल जी मैंने महाराष्ट्र को माल बेचा है, ये ले लो जीएसटी, ले लो ये लो जीएसटी, तो क्या उस जीएसटी पर कहीं लिख के आओगे कि ये महाराष्ट्र का है? नहीं, सारा पैसा केजरीवाल रख लेगा। तो सरकार कह रही है रुको जरा, हम एक लिफाफा तैयार करेंगे, हम एक एनवेलप तैयार करेंगे, और उस एनवेलप का नाम होगा आईजीएसटी। दिल्ली वालों, अगर तुमने दिल्ली से बाहर माल बेचा है, दिल्ली वालों अगर तुमने दिल्ली से बाहर सप्लाई करी है, तो यहां पर जो जीएसटी होगा वो आईजीएसटी के लिफाफे में डालना, एक लिफाफा बनाना, उस लिफाफे में सारे पैसे भर देना, और उस लिफाफे के ऊपर लिख देना आईजीएसटी, और यहां लिख देना मोदी जी के लिए है ये लिफाफा, केजरीवाल तुम इस लिफाफे को टच मत करना, ये पैसा किसके पास जाएगा? मोदी जी के पास। अब मोदी जी के पास लिफाफा आ गया, ये बैठे हैं मोदी जी, इस लिफाफे को खोल रहे हैं। खोलने के बाद उसमें क्या दिखेगा? दिल्ली से माल बिका था, दिल्ली से माल बिका था, और किसको गया था? गया था महाराष्ट्र को। मोदी जी इस लिफाफे के दो हिस्से करेंगे, दो टुकड़े करेंगे, बोलेंगे हां जी, एक महाराष्ट्र तुम आ जाओ, एक महाराष्ट्र तुम आ जाओ। महाराष्ट्र क्योंकि तुम्हारे कस्टमर ने पैसे दिए थे, तुम्हारे राज्य के एक व्यक्ति ने पैसे दिए थे, तो ये पैसा एक काम करो तुम ले जाओ, ये तुम्हारा है पैसा। एक हिस्सा दे देंगे महाराष्ट्र को, महाराष्ट्र तुम ले जाओ ये पैसा, ये तुम्हारा है, ये तुम्हारे खाते का है, तुम्हारे हिस्से का है ये पैसा। और जो दूसरा हिस्सा होगा उसे मोदी जी कहेंगे ये हमारा है, ये मोदी जी का है। और इस पैसे को क्या मोदी जी खुद गड़प कर जाएंगे? नहीं भाई, इस पैसे से भी वर्षा होगी, लेकिन इस पैसे से वर्षा हर राज्य को होगी। दिल्ली को होगी, पंजाब को होगी, महाराष्ट्र को होगी, गुजरात को होगी, हरियाणा को होगी, उत्तर प्रदेश को होगी। इसका मतलब ये पैसा कहां बरसेगा? ये मोदी जी की अपनी डिस्क्रिशन होगी, लेकिन ये वाला जो हिस्सा बरसेगा ये महाराष्ट्र पे ही बरसेगा, क्योंकि जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। जीएसटी कहता है जहां माल की डेस्टिनेशन जाएगी उस राज्य को जीएसटी मिलेगा। अगर सर माल दिल्ली से दिल्ली जाता तो क्या होता? सर अगर माल दिल्ली से दिल्ली जाता तो अगेन जीएसटी डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, और क्योंकि जीएसटी डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है तो सेम डेस्टिनेशन हो गई, सेम राज्य हो गया, जहां से माल चला वहीं खत्म हो गया, तो वहां पर आईजीएसटी नहीं लगेगा, क्योंकि वहां मोदी जी बीच बचाव करने नहीं आ रहे हैं। वहां क्या लगेगा? एसजीएसटी। और आपको ये तो मालूम ही है ना दोस्तों, जो एसजीएसटी का कानून है वही सीजीएसटी का भी कानून है। तो मोदी जी कह रहे हैं केजरीवाल अकेले खाओगे क्या? अकेले खाओगे क्या? हमें नहीं खिलाओगे? तो हमारा हिस्सा भी दे दो। अब यहां क्या होगा? अगर 18% का टैक्स है तो 9 लग जाएगा एस का, 9 लग जाएगा सी का। या चलिए मैं आपको ऐसे समझाता हूं, हमने पिछली क्लास में लेवी पढ़ा था, वहां क्या लिखा था?
जितनी भी इंट्रा स्टेट सप्लाई होगी वहां क्या लग जाएगा, सीजीएसटी। तो इंट्रा स्टेट सप्लाई है, हाँ इंट्रा स्टेट सप्लाई है, तो यहां क्या लग जाएगा, यहां लग जाएगा सीजीएसटी। और यहां सीजी लग गया, सीजी लग गया, लग गया। सेम डिक्टो कॉपी हो रखा है एस के अंदर, तो केजरीवाल भी आ जाएगा। डेस्टिनेशन कहां हुई है, मेरे यहां हुई है, मेरे यहां हुई है, मेरे यहां हुई है, मुझे दो मुझे दो मुझे दो। तो वो कहेगा भाई साहब तुम अपना सी लगाओ, मैं अपना एस लगाऊंगा, और हम दोनों इसका बंटवारा कर लेंगे आधा आधा। अगर 18 लगा है तो आधा तुम्हारा आधा मेरा, 12 लगा है तो आधा तुम्हारा आधा मेरा, 6 लगा है तो आधा तुम्हारा आधा मेरा, 5 लगा है तो आधा तुम्हारा आधा मेरा। मेरा एक सवाल है आपसे, ये जो आईजीएसटी का लिफाफा मोदी जी के पास आपने पहुंचाया है, क्या इसका भी बंटवारा आधा आधा होगा, या मोदी जी डिसाइड करेंगे कि इसका बंटवारा कैसे होगा? तो सर इसका बंटवारा मोदी जी डिसाइड करेंगे कैसे होगा, आधा नहीं होगा। याद रखिएगा आधा नहीं होगा, लॉ में नहीं लिखा है आधा होगा या कितना होगा, लॉ में लिखा है एज डिसाइडेड, मतलब उस समय डिसाइड किया जाएगा ये बंटवारा कैसे होगा। तो यहां पर ये जो 3 कानून बने हैं ना, आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी, अगर मैं आपको ये समझाना चाहूं तो 5 मिनट लगेंगे कि देखो जी जब तक सेम राज्य रहेगा तो सीजी और एसजी लगेगा, और जब राज्य बदल जाएगा तो आईजी लगेगा। लेकिन इस बात का लॉजिक अगेन आपको क्लियर नहीं होगा। 5 साल बाद भी, इस कोर्स को खरीदने के बाद भी अगर आप ये ना जान पाए कि आईजी क्यों लगा, तो आपका पढ़ना और मेरा समझाना दोनों व्यर्थ है। क्योंकि 5 साल बाद आपसे अगर कोई पूछे कि भाई साहब आईजी क्यों लगा, तो आपकी जुबान पर लॉजिक होना चाहिए, आईजी क्यों लगा। आईजी इसलिए लगा क्योंकि अगर मैं सारा का सारा पैसा केजरीवाल को पकड़ा देता तो केजरीवाल इस पैसे को गड़प कर जाता। अच्छा एक और रीजन सुनिए, ध्यान से सुनिए। अब मैं केजरीवाल को पैसे दे रहा हूं लिफाफे में, मैं एक काम करता हूं ना, मैं केजरीवाल को दूं क्यों, मैं एक काम करता हूं, मैं सीधा महाराष्ट्र के पास चला जाता हूं, महाराष्ट्र ये तुम्हारा पैसा है तुम ले लो। मैं महाराष्ट्र के पास जाके कहता हूं महाराष्ट्र तुम्हारा पैसा है तुम ले लो। लेकिन सपोज करिए एक बंदा दिल्ली में बैठा है और वो महाराष्ट्र में जाके पैसे जमा कराना चाहता है, तो उसे महाराष्ट्र जाना पड़ेगा। अच्छा महाराष्ट्र चलो नहीं भी जाएगा, घर बैठे बैठे करा देगा, तो भाई साहब उसे महाराष्ट्र का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार को पैसे कब पहुंचेंगे, जब वो महाराष्ट्र में रजिस्ट्रेशन लेगा। बड़ी दिक्कत हो गई है। तो एक बंदा दिल्ली वाला बैठकर पूरे हिंदुस्तान में सप्लाई करता है, महाराष्ट्र को भी, गुजरात को भी, यूपी को भी, हरियाणा को भी। अब क्या वो हर राज्य का रजिस्ट्रेशन लेगा? बड़ी दिक्कत हो जाएगी ये तो इसलिए मोदी जी ने यहां पर सॉल्यूशन ये दिया कि देखो बेटे तुम्हें दिल्ली वालों परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम दिल्ली में बैठना, बस एक लिफाफा बना देना। लिफाफा किस नाम का बना देना? आईजीएसटी के नाम का, जिससे कि हम पहचान लें, जिससे कि हम पहचान लें कि ये ऐसा वाला पैसा है जो अलग राज्य का है। ये लिफाफा पहुंच जाएगा अपने आप मोदी जी के पास, और मोदी जी बैठ के एक दिन इन लिफाफों को खोलेंगे, देखेंगे कौन से राज्य का है। महाराष्ट्र का है तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को बुलाएंगे, ले महाराष्ट्र अपना हिस्सा ले निकल। वेस्ट बंगाल का है तो बुला लेंगे ममता को, ममता बनर्जी इधर आओ अपना पैसा लो निकल लो। यूपी का है तो योगी को बुलाएंगे, योगी जी आओ जरा अपना पैसा लो और निकल लो। सारा पैसा उनका नहीं होगा, थोड़ा पैसा राज्य का होगा, जिस राज्य में माल गया है, जिस राज्य में सर्विस गई है, और बाकी थोड़ा जो पैसा बचेगा वो मोदी जी रखेंगे। और मोदी जी इस पैसे को अकेले नहीं खाएंगे, मोदी जी इस पैसे से पूरे इंडिया में बरसात करेंगे, जहां जहां उन्हें लगेगा जरूरी है वहां वहां इसकी बरसात करते रहेंगे। बताइए यहां तक क्लियर है? वाई आईजीएसटी हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड। आईजीएसटी लाने का 2 कारण थे। पहला कारण सही जगह उसका टैक्स पहुंच जाए, सही जगह सही राज्य को उसका टैक्स पहुंच जाए, एक कारण ये था। और दूसरा कारण था आपको उस राज्य में टैक्स पहुंचाने के लिए परेशानी ना झेलनी पड़े, उस राज्य का रजिस्ट्रेशन लेने की।
तो आपको ये परेशानी ना हो इसके लिए एक एनवलप तैयार किया और उस एनवलप का नाम है आईजीएसटी। और इस आईजीएसटी में कितने टुकड़े होंगे? 2 टुकड़े होंगे। एक उस राज्य को पहुंचेगा जिसने पैसे दिए थे, एक पहुंचेगा मोदी जी को। और मोदी जी फिर क्या करेंगे? इससे पूरे देश में बारिश करेंगे, क्योंकि ये किसी राज्य का स्पेसिफिक नहीं है, ये पूरे देश में बटेगा। और ये जो चीज मैंने आपको बताई है ना दोस्तों, यही चीज मैं आपको पढ़ाऊंगा प्लेस ऑफ सप्लाई में। अब जाते जाते बस एक मूल मंत्र देके जा रहा हूं आपको आज की क्लास का। अगर आपका राज्य सेम है, मतलब आपका प्लेस ऑफ सप्लाई सेम स्टेट है, तो वहां क्या लगेगा? सीजी। और सीजी के साथ चिपक कर आ जाएगा एसजी, क्योंकि सीजीएसटी एक्ट लगाता है सीजीएसटी और एसजीएसटी एक्ट लगा देता है एसजीएसटी, तो यहां पर दोनों लग जाते हैं। लेकिन जब आपका राज्य बदल जाता है, दिल्ली से कोई दूसरा राज्य हो जाता है, मान लीजिए उत्तर प्रदेश हो जाता है, तो वहां पर सीजीएसटी नहीं लगता। जब सीजी नहीं लगता तो एसजी भी नहीं लगता, तो फिर क्या लगाएं? लिफाफा लगाओ। और लिफाफे का नाम क्या है? आईजीएसटी। और इस आईजीएसटी के 2 टुकड़े होंगे। ये टुकड़े आपको नहीं करने हैं, आप तो लिफाफा जमा कराएंगे आईजीएसटी का, ये टुकड़े आप नहीं करेंगे मेरे दोस्त। ये लिफाफा आप जमा कराएंगे आईजीएसटी का, मोदी जी करेंगे इसके 2 टुकड़े। एक टुकड़ा यूपी को देंगे, एक टुकड़ा खुद रख लेंगे, और जो टुकड़ा उन्होंने खुद रखा होगा उससे पूरे देश में वर्षा होगी, पूरे देश में बारिश होगी, मतलब उस पैसे को खर्च किया जाएगा पूरे देश के ऊपर। तो दोस्तों ये है पूरा कॉन्सेप्ट आईजीएसटी, एसजीएसटी और सीजीएसटी का। मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास को देखने के बाद आपके माइंड में एक बात जरूर क्लियर हुई होगी कि ये जो आईजीएसटी है ये रटने वाली बात नहीं है कि क्यों आईजीएसटी है, इसका कुछ लॉजिक रहा है, बैकग्राउंड रहा है, तभी ये बात हुई है। और देखिए मैं आपको एक और बात बोलूंगा, अगर आप लॉ पढ़ रहे हैं ना, तो लॉ के पीछे लॉजिक जरूर होता है। लॉ का मतलब ही लॉजिक पर है। अगर आपने लॉजिक समझ लिया, अगर आपने उसका कंसेप्ट समझ लिया, यकीन मानिए आप प्रैक्टिकली पीछे नहीं रह पाएंगे, आप हमेशा फ्रंट एंड पर काम करेंगे प्रैक्टिकली यकीन मानिए, अगर आपको लॉ का लॉजिक क्लियर है। तो इस उम्मीद के साथ कि आपको ये बात समझ आ गई होगी, आज की क्लास में यही वाइंड अप कर रहा हूं। नेक्स्ट क्लास में जो मेरा एजेंडा होगा वो यही होगा जो मैंने अपनी बात आधी अधूरी यहां छोड़ी है, प्लेस ऑफ सप्लाई। और प्लेस ऑफ सप्लाई से पहले मेरा एजेंडा होगा मीनिंग ऑफ सप्लाई। सप्लाई क्यों जरूरी है पढ़नी, ध्यान रखना, सप्लाई इसलिए जरूरी है पढ़नी क्योंकि सप्लाई होगी तो ही जीएसटी होगा, सप्लाई नहीं तो जीएसटी नहीं। क्योंकि जीएसटी किस पर लगना था? ऑन सप्लाई। जीएसटी किस पर लगना था? सप्लाई पर। सप्लाई है तो जीएसटी है, और जीएसटी सप्लाई नहीं है तो जीएसटी भी नहीं है। तो पहले पढ़ूंगा सप्लाई, फिर सप्लाई जब समझा दूंगा तो फिर मैं आपको समझाऊंगा प्लेस ऑफ सप्लाई, और जब प्लेस ऑफ सप्लाई समझा दूंगा तो फिर मैं आगे की चीजों को शुरुआत करूंगा जिसमें हम मिक्स एंड मैच काम करेंगे। थोड़ा सा पोर्टल देखेंगे, थोड़ा सा लॉ देखेंगे, फिर पोर्टल देखेंगे, फिर लॉ देखेंगे। तो मान के चलिए अगली 2 क्लासेस पे थ्योरेटिकल रहूंगा, फिर मैं मिक्स होना शुरू हो जाऊंगा, थोड़ी देर पोर्टल, थोड़ी देर लॉ, थोड़े क्लास पोर्टल, थोड़ी क्लासेस लॉ। इस तरह से अब हमारी ये जर्नी चलेगी। आई होप यहां तक आपको कोई क्वेरी एंड डाउट एंड कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। चलिए गाइस, आज के लिए रखते हैं इतना ही। आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।